Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss H.C. Verma Objective 2 solutions of chapter Newton Law of Motion. So let's start. This is our first question. A reference frame is attached to Earth is an inertial frame by definition. Can't be inertial frame because Earth is revolving around the sun. इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. एक रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा है कि रेफरेंस फ्रेम को हमने अर्थ के साथ अटैच कर दिया, तो क्या वो इनर्शियल होगा या वो इनर्शियल नहीं होगा, या होगा तो क्यों होगा, ये सब डिस्कस करना है. इससे पहले हम थोड़ा क्या डिस्कस करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है. देखो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है. इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है या तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे. ठीक है, तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो. तो इनर्शियल फ्रेम को हम ऐसे कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है बाय डेफिनेशन जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, और सेकंड इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं वो सब वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम में. तो अब क्वेश्चन को पढ़ो. अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन. क्या फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है. देखो जो हम सीरीज ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में. तो ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस यू ऑलरेडी नो कि वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, तो हमें चारों ऑप्शन इसमें देखने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन है कि देखो अगर हमने सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अर्थ से अटैच किया है, और अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है सन के अराउंड, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है. तो अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर एक्सेलरेशन ही ज़ीरो नहीं है तो हम फ्रेम को बोल ही नहीं सकते कि वो इनर्शियल है. ठीक है, तो इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन से इनर्शियल फ्रेम बन रहा है, तो नहीं बन रहा. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगी, और बाय डेफिनेशन क्या है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए. तो ये दोनों बातें मैच नहीं हो रही, तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन बी क्या है, कांट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो इज इट करेक्ट, यस. ये इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता. क्यों इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एक एक्सेलरेशन आ रही है. ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, इसलिए इनर्शियल फ्रेम नहीं है. ऐसे ही इसका ऑप्शन ये भी सही होगा डी, कि कांट बी एन इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. तो अगर वो रोटेट कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन है तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन लॉ ऑफ आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम. ये इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि न्यूटन लॉ एप्लीकेबल है. हमने कहा न्यूटन लॉ एप्लीकेबल हो तो फ्रेम इनर्शियल होता है. ठीक है, लेकिन न्यूटन लॉ यहाँ हम मानते हैं कि एप्लीकेबल है, लेकिन वो कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं होते. हम न्यूटन लॉ को वहाँ अप्लाई करते हैं अगर हम एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल एज्यूम करके चलते हैं तो. पर अगर एक्चुअली में कंसीडर करें तो न्यूटन लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं होते, तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं होता. तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग है. तो यहाँ पे बी एंड डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम. अगर हम एक फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल जो है वो हमें रेस्ट पे शो हो रहा है. एक पार्टिकल है, ये रहा, ये हमें रेस्ट पे शो हो रहा है. अगर हम एक फ्रेम से देख रहे हैं, सपोज हम इसी फ्रेम से देख रहे हैं, ये S1 है. ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा है और ये इसको देख रहा है, तो ये पार्टिकल रेस्ट पे है. तो क्या हम बोल सकते हैं कि फ्रेम इनर्शियल है. ठीक है, अब देखो इसमें दो तरह के केस ले लेते हैं. देखो फर्स्ट जो मैंने केस लिया है उसमें क्या लिया है कि v कांस्टेंट है. अगर ये जो पार्टिकल है ये इस पर्सन को रेस्ट पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रेम a एक्सेलरेशन से मूव करे, अगर ये v कांस्टेंट हो यहाँ पे, ठीक है, तो भी हम ये पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट पे दिखेगा. अगर ये a एक्सेलरेशन से मूव करे,
ठीक है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये पर्सन भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा और ये जो पार्टिकल है ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो इस पर्सन और इस पार्टिकल के बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो तो अभी भी ज़ीरो ही आएगी। वो अगर अभी भी ज़ीरो ही आएगी तो ये पर्सन को तो ये पार्टिकल अभी भी रेस्ट पे दिखेगा। ठीक है। पहले केस में मैंने इनर्शियल फ्रेम लिया था, वी कांस्टेंट लिया था, तब भी हमें क्या दिख रहा था कि पार्टिकल रेस्ट पे है। सेकंड केस में मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है, ए एक्सेलरेशन उसे दी है, तब भी पार्टिकल क्या दिख रहा है, वो रेस्ट पे है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि फ्रेम इनर्शियल ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। ठीक है। तो सेकंड है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो, कि रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पे ज़ीरो है। अब फिर से ये फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस को देखो। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ले रही हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, तो नेट फोर्स सपोज इस पार्टिकल पे ज़ीरो हो भी सकता है, लेकिन अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये पार्टिकल भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस पे नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो तो नहीं होगा, ठीक है, वो एम में होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पे ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो, की फ्रेम में भी इनर्शियल, फ्रेम इनर्शियल होगा बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर हम फर्स्ट वाले केस को कंसीडर करें, फ्रेम भी इनर्शियल ले लें, अगर फ्रेम इनर्शियल है तो रेस्ट पे है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा, तो पार्टिकल हमें रेस्ट पे शो होगा। और पार्टिकल रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन इसकी भी ज़ीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, नेट फोर्स इस पे कैसा आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो फ्रेम में भी इनर्शियल बट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो, तो ऑप्शन ये करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। द फ्रेम में भी नॉन इनर्शियल बट देयर इज नॉन ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स, ये अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो वेरीफाई होता है। सेकंड में देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है हमने जो ए एक्सेलरेशन से आगे को जा रहा है और देयर इज नॉन ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स, और यहाँ नॉन ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स आएगा पार्टिकल पे, क्योंकि पार्टिकल किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यहाँ एम ए के साथ। तो यहाँ फोर्स क्या आएगा, इस पे एम ए आएगा, ए एक्सेलरेशन से ये भी पार्टिकल भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कैसा आएगा, नॉन ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो ऑप्शन सी एंड डी विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम S1। अगर हम S1 से देख रहे हैं तो ये पार्टिकल रेस्ट पे है और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और यही पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये पार्टिकल हम S2 से देख रहे हैं तो दोनों फ्रेम इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, या एक इनर्शियल है सेकंड नॉन इनर्शियल है, ये सब शो करना है। तो देखो S1 से अगर हम देख रहे हैं तो ये पार्टिकल रेस्ट पे है, S2 से देख रहे हैं तो ये वी वेलोसिटी से कर रहे हैं। तो हमें देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन AS1 AS2 निकालनी पड़ेगी। अगर देखो सपोज ये इनर्शियल फ्रेम है, दोनों इनर्शियल हैं, तो दोनों की एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसकी भी ज़ीरो है, इसकी भी ज़ीरो है। फर्स्ट केस तो ये बनेगा कि दोनों ही इनर्शियल हैं, दोनों इनर्शियल हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन ज़ीरो होएगी, तो जो नेट एक्सेलरेशन S1 S2 आएगी वो ज़ीरो होगी, तो वो रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम दिखेगा। सेकंड केस क्या बन सकता है कि S1 और S2 दोनों नॉन इनर्शियल हैं, इसकी भी एक्सेलरेशन A है, S1 की भी और S2 की भी एक्सेलरेशन A है, दोनों A एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि रिलेटिव जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो S1 की भी हमने एक्सेलरेशन लिया है, S2 की भी एक्सेलरेशन ली है, यानी कि दोनों हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है, तब भी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। यानी कि जो पार्टिकल है वो हमें रेस्ट पे या कांस्टेंट वेलोसिटी से रखा हुआ दोनों फ्रेम से कब दिखेगा, जब दोनों फ्रेम इनर्शियल होंगे या जब दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल होंगे। इज इट ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर शोन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ x है, यहाँ t है इस एक्सिस पे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो कर रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो इन द रीजन। अब उसने कहा कि फोर्स कब ज़ीरो होगा, देखो फोर्स ज़ीरो कब होगा, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो है यानी कि dv/dt ज़ीरो है, यानी कि क्या है, v कांस्टेंट है, ये कह सकते हैं हम। और अगर v कांस्टेंट है
तो इसका मतलब क्या है कि dx/dt इस ग्राफ की जिसको बोलते हैं स्लोप, वो कांस्टेंट है। तो यानी कि फोर्स ज़ीरो कब होगा, जब जो इस स्लोप है वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, कांस्टेंट स्लोप का मीनिंग क्या है कि स्ट्रेट लाइन हो। तो यहाँ देखो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कहाँ आ रही है, एक ए बी पे आ रही है और एक सी डी पे आ रही है। तो क्या ऑप्शन बन जाएंगे, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी पे फोर्स क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर शोज अ हैवी ब्लॉक केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। यहाँ पे देखो फिगर में क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक दिया हुआ है ये बड़ा सा, और इसको दो साइड से ऐसे रोप से खींच रहे हैं। दोनों जो रोप हैं उनका मास m है। ठीक है, दोनों साइड से पुल कर रहे हैं फोर्स से। तो पहले तो ये इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होगा, यानी कि F1 F2 पे इक्वल होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। और T0 पे क्या हुआ, ये जो F फोर्स है लेफ्ट साइड से, इसको कट कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, अब सिर्फ राइट वाला फोर्स है F वाला। ठीक है, तो उसने बोला है लेट F1 F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय राइट एंड लेफ्ट रोप। तो ये इसमें से कंडीशंस बतानी है कौन से फुलफिल हो सकती हैं। तो देखो जो फर्स्ट हमें गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा हुआ है कि F1 F2 दोनों F के इक्वल होंगे फॉर t<0। तो क्या ये सही है, यस ये सही है। क्यों, क्योंकि t<0 पे वो इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में यार कब होगा, जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगेंगे। सेकंड क्या है कि F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, F1 F2 इक्वल है, और किसके इक्वल है, F प्लस एम जी के इक्वल। तो F प्लस एम जी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एम जी तो नीचे को एक्ट करेगा वेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टली तो एक्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी t<0 पे पूछा है, और अभी हमने कहा कि वो F के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि F1 इज इक्वल टू F1, F2 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F एंड F2 इज इक्वल टू F, दोनों F के इक्वल होंगे फॉर t>0। अब देखो t>0, t0 पे उसने कहा हमने इस रोप को कट कर दिया, रोप को कट कर दिया, तो F1 तो आएगा ही नहीं, F1 F के इक्वल भी नहीं आएगा, F1 लेस देन F भी नहीं आएगा, F1 है ही नहीं t>0 पे। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो हेयर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ओनली। Next question, the force exerted by the floor of elevator on the foot of person is more than the weight of person if elevator is 4 ऑप्शन हमें गिवन है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये एलिवेटर है। ठीक है, ये एलिवेटर जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, ये कोई पर्सन, यहाँ पे पर्सन है, उस पर वो नीचे को mg फोर्स लगाता है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n आता है। तो हमारे पास क्या होता है, नेट जो हमारी लिफ्ट है या एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो n ज़्यादा होगा, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में होगा। तो n क्या बन जाएगा, एम जी प्लस एम में, ये हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, जो एलिवेटर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एलिवेटर का फ्लोर कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एन। ठीक है, तो उसने कहा है एन इज मोर देन द वेट ऑफ पर्सन, उसने कहा है कि एन ग्रेटर देन एम जी है, और कब है, उसने 4 कंडीशंस दी है। तो फर्स्ट केस क्या है कि गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, ऊपर जा रहा है और स्लो हो रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो केस तो ये बनेगा एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम में। लेकिन स्लो डाउन हो रहा है, अगर स्लो डाउन हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। एक्सेलरेशन को इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस एम में आ जाएगा। तो अगर स्लोइंग डाउन कंडीशन हम देखें तो क्या आएगा, एन एम जी माइनस एम में, एम जी में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, यानी कि एन जो है वो एम जी से कम है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ये नहीं हो सकता। सेकंड है गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, ऊपर ही जा रहा है और स्पीड भी है उसकी, तो क्या होगा, ऊपर जा रहा है और स्पीड भी है उसकी,
तो ऊपर जा रहा है और स्पीड भी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी तो एन क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम में, यानी कि एम जी में कोई टर्म ऐड हो रही है फर्दर, तो एन इज ग्रेटर देन एम जी, ये कंडीशन सही हो जाएगी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। अब नीचे जाने वाली कंडीशन है, देखो नीचे जा रहे हैं, जब एलिवेटर नीचे को जा रहा है, एलिवेटर नीचे को जाएगा तो पूरा केस ही चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा, ये एलिवेटर है, अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये एन है, ये एम जी है। अगर नीचे की तरफ है तो क्या होगा, नीचे की तरफ है तो एम जी ज़्यादा होगा, तो एम जी माइनस एन जो है वो नेट फोर्स एम ए के इक्वल होगा, तो एन क्या होगा, एम जी माइनस एम ए। अब ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब इसमें देखो गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, नीचे को जा रहा है और स्लो डाउन कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, स्लोइंग डाउन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस एम में, क्योंकि ए नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में फिर एन एम जी से ज़्यादा आ गया, क्योंकि एम जी में कुछ टर्म ऐड हो रही है, तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। एन ग्रेटर देन एम जी वाली कंडीशन बन गई। नेक्स्ट है गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप। अब नीचे को जा रहा है लेकिन स्पीड उसकी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एम में, एम जी में से कोई टर्म माइनस होगी, और अगर एम जी में से कोई टर्म माइनस हो रही है तो एन विल बी लेस देन एम जी, तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसके दो ऑप्शन होंगे, बी एंड सी विल बी करेक्ट। Now moving to our next question. If the tension in the cable supporting an elevator is equal to weight of elevator, अब देखो उसने पहले ही कह दिया है कि ये एलिवेटर है, इसको एक केबल ऐसे सपोर्ट कर रही है, तो जो टेंशन है वो mg के इक्वल है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, नेट फोर्स ज़ीरो होता है, ठीक है, यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो है। तो अब वो कब होगा, गोइंग अप विथ इंक्रीजिंग स्पीड, गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, गोइंग अप एंड डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो सी और डी यहाँ पे करेक्ट होंगे। चाहे वो ऊपर को जा रहा है चाहे वो नीचे को जा रहा है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी तभी एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तभी नेट फोर्स ज़ीरो होगा, और यही कंडीशन उसने हमें क्वेश्चन में कही है कि टी एम जी के इक्वल है, ठीक है। Next question. A particle is observed from two frame S1 and S2 and frame S2 moves with respect to S1. एक पार्टिकल को हम दो फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, S1 और S2 से। फ्रेम S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन A। ये S1 है, ये S2 है। जो S2 है वो A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एज कम्पेयर, अगर हम S1 की बात करें, S1 ज़ीरो भी हो सकता है, S1 हम कहीं 2a भी हो सकता है, तब भी रिलेटिव इनकी a आएगी। तो लेट F1 एंड F2 बी द सूडो फोर्सेज ऑन द पार्टिकल, F1 F2 सूडो फोर्सेज हैं व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2। तो कौन सी कंडीशंस यहाँ पे ट्रू हो सकती हैं, ठीक है। F1 F2 क्या है, सूडो फोर्सेज हैं। एक क्वेश्चन रह गया, इसका आंसर दिया हुआ है कि इनके बीच की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या आ रही है, ए आ रही है, ठीक है, यानी कि ए S1 S2 अगर हम देखें तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन S1 S2 ए है, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन S1 की माइनस एक्सेलरेशन S2 की, वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी कि S1 ये जो है नॉन ज़ीरो आ रहा है, जो इनका माइनस करके टर्म है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं कि A S1 माइनस A S2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसकी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, उसकी कुछ वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू उसकी आ रही है, ए वैल्यू आ रही है, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब A S1 इज़ नॉट इक्वल टू A S2, यानी कि दोनों केसेस में दोनों S1 और S2 फ्रेम की जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल है। अब देखो ये कब बन सकती है,
ये A_S1 लगाओ, ये A_S2 लगाओ। अगर F1 0 हो और F2 नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि F1 को 0 ले लिया, इसको मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो पहला केस है कि फोर्स 1 0 है, फोर्स 1 0 यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 2 नॉन 0 है यानी कि कुछ वैल्यू है, वो मैंने सपोज कर ली 4 है। तो अगर ऐसा हुआ तो S1 S2 नॉट इक्वल आएंगे, तो ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। और इसने कौन सा पूछा है? नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन, जो सही नहीं है वो बतानी है। सेकंड केस है F1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसकी कुछ वैल्यू है, सपोज 4 है, और दूसरा 0 है, तब भी ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये कंडीशन भी सही हो जाएगी। थर्ड है कि दोनों नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, इसका भी कुछ है, इसकी भी कुछ वैल्यू है, तो अभी भी क्या हो रहा है, ये भी 4 आ गई, ये भी 4 आ गई, तो दोनों एक्सेलरेशन सेम होगी, जो नहीं होनी चाहिए हमें सेम, ये कहा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 आ गई, उसने कहा है कि दोनों नॉन ज़ीरो है, ये नहीं कहा इक्वल है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो भी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। और फोर्थ जो उसने कहा है F1 0 और F2 भी 0, अगर F1 भी 0 होगा, F2 भी 0 होगा, तो F1 में भी एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है, F1 में भी एक्सेलरेशन 0 होगी, जो S1 फ्रेम है जिसमें फोर्स 0 है, और इसकी भी एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी सेकंड की, और नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो नेट एक्सेलरेशन S1 S2 है वो A के इक्वल दी हुई है, तो ये कंडीशन यहाँ पे नॉट पॉसिबल वाली हो रही है। सो हेयर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हेयर, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज अ पर्सन सेज दैट ही मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टू बी नॉन ज़ीरो, कि उसने एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो मेज़र की है, ठीक है, इवन थ्रो नो फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन इट, जबकि फोर्स 0 था, उसने कहा फोर्स 0 था लेकिन एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो उसने ऑब्जर्व की है, तो क्या ये लायर है? His clock might have run slow, his meter scale might have been longer than standard, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। He might have used a non inertial frame, ये हम कह सकते हैं क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होती है, लेकिन फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी right here. I hope all these questions are clear to you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you like this video, please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.